नमस्ते दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक काली रात की डरावनी कहानी। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक जल्द ही पहुँच जाए और आप सभी हॉरर स्टोरी का मजा उठा सके। आइए सुनते हैं एक हॉरर स्टोरी जो सबको डरने पर मजबूर कर दे। भूतिया रूम नंबर 23, साल 2018 की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में स्थित एक प्राचीन हॉस्टल सूर्या छात्रावास में नए छात्र दाखिला ले रहे थे। यहाँ का एक कमरा, रूम नंबर 27, पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि उसमें जो भी रहता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आता। नया सत्र शुरू होते ही यह अफवाह फिर से उठी, लेकिन इस बार कुछ छात्रों ने इस अफवाह को चुनौती देने का मन बना लिया। राजीव बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र गाजियाबाद से आया था। वह शांत, व्यवहार कुशल और तार्किक सोच वाला था। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी उसी कॉलेज में दाखिला ले चुके थे, अंशुल, मयंक और सोहम। हॉस्टल में जगह कम पड़ रही थी और इन्हें मजबूरी में आखिरी कमरा मिला, रूम नंबर 27। वार्डन ने चेतावनी दी, इस कमरे में मत जाना बेटा, बहुत कुछ देखा है हमने यहाँ। लेकिन राजीव ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं सर। रूम नंबर 10 एकदम स्याह और सर्द था। खिड़कियां जंग खाई हुई थीं और दीवारों पर पुरानी लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे में प्रवेश करते ही एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ, जैसे सीलन और सड़े मांस की मिली-जुली बू। रात के करीब 1 बजे, जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अंशुल चीख पड़ा, किसने मेरा गला पकड़ा? राजीव उठ बैठा। अंशुल बुरी तरह कांप रहा था। उसके गले पर उंगलियों जैसे निशान थे। तू नींद में होगा, बुरा सपना देखा होगा, सोहम ने तसल्ली दी। पर मयंक का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा, एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी, बाल उसके चेहरे पर थे, वो हमें घूर रही थी। अगले दिन राजीव ने लाइब्रेरी में जाकर सूर्या छात्रावास के पुराने रिकॉर्ड्स खोजे। उसे एक खबर मिली। साल 1998 में एक छात्रा, वंदना मिश्रा, ने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। अफवाह थी कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे गया और वो गर्भवती थी, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। एक रजिस्टर में एक गार्ड की गवाही दर्ज थी। मैंने देखा था, वंदना खुद नहीं मरी, किसी ने उसे छत से धक्का दिया था। लेकिन जब मैं पहुंचा वहां कोई नहीं था। राजीव का दिमाग घूम गया। इसी रात और भी डरावनी साबित हुई। मयंक अचानक नींद में उठ गया और दीवार पर सिर मारने लगा। उसका चेहरा भावशून्य था। जब बाकी दोस्तों ने उसे पकड़ा तो वो चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया वंदना, मुझे छोड़ दो। सोहम और अंशुल अब इस कमरे से बाहर जाने की जिद करने लगे, पर राजीव नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उस रात उन्होंने कमरे में कैमरा फिट किया। कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक धुंधली आकृति रात 3:27 पर कमरे के बीचों बीच प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, लाल साड़ी और उसकी आंखें, वो सीधे कैमरे में देख रही थी। राजीव ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने कमरे का मुआयना किया और कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। वह मरी नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी और उसकी आत्मा इसी कमरे में बंद है। तो हम क्या करें? अंशुल ने घबराते हुए पूछा। वो जिसे खोज रही है वही इस कमरे में वापस आएगा, लेकिन तुम सबको आज रात यहाँ रहना होगा। अंतिम बार, रात के 3 बजे। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, बल्ब टिमटिमाने लगे। हवा की सनसनाहट के बीच वंदना की चीख गूंजी, मुझे क्यों मारा? उसके बाद कमरे के बीच एक परछाई प्रकट हुई। वो था विकास शर्मा, वंदना का प्रेमी, जो अब प्रोफेसर बन चुका था। उसकी आत्मा को वंदना घसीटती हुई कमरे में ले आई। राजीव हैरान रह गया, ये कैसे संभव है? विकास तो जिंदा है। नहीं, तांत्रिक ने बताया, विकास की आत्मा भी कई साल पहले मर चुकी थी। वो बाहर के शरीर में छुपा हुआ था, लेकिन अब पकड़ा गया। जैसे ही विकास की आत्मा ने माफी मांगी, वंदना की आत्मा रो पड़ी और हवा में विलीन हो गई। सुबह होने पर कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई गंध नहीं, कोई ठंडक नहीं। मयंक और अंशुल ने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन राजीव और सोहम रुके रहे। रूम नंबर 27 को फिर से रंगवा दिया गया। अब वो सामान्य कमरों जैसा ही था, लेकिन दीवार पर एक जगह हल्की सी छाया अब भी बाकी थी,
जैसे कोई लड़की अब भी वहां खड़ी हो। राजीव ने उस छाया को देखा और मुस्कराया। उसने धीमे से कहा, अब तुम मुक्त हो वंदना।